we are defining the electronegativity. So we have covered up to कि it is tendency. Just go through the notes already written. Tendency to attract the shared pair of electron. यही है ना? So if HF given, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाता है, राइट? वो क्लाउड कैसे दिखता है? फिर ये यहाँ से क्लाउड पोलराइज इस साइड दिखेगा फ्लोरीन की ओर, ऐसे होगा ना? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ डेल्टा माइनस, ये डेल्टा हो गया। नेक्स्ट में करेंगे, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो अपने और जो अट्रैक्ट करता है उसको इस तरह से, जैसे H2O होगा, तो H2O में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये H2O हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस तरह से आ जाएगा। मैंने ये बताओ कि लेक्चर टाइमिंग क्या लिखा था? 4:30 लिखा था ना? 4:30 फिर क्यों डाउट है? हाँ, 4:30 to 7 मैंने लिखा है लेक्चर में। इशिता चाहने दो इसे। अभी एक पेरेंट्स का कॉल आया बात करने के लिए, बोले कहाँ लेक्चर है, हम लोग को तो मालूम ही नहीं है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया अभी, ये H2O हो गया। H2O क्या होगा? ऑक्सीजन का एंड इधर, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन सा कम, वो देखना था हम लोग को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम लोग, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? Z स्टार 1/R। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखोगे तो जैसे अभी याद कर लो, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कार्बन है, इसमें 4 बॉन्ड है, 4 सिंगल होना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होता है। अब इसको ज्यादा फुल नहीं कर सकते, क्या है इसमें, एक डबल बॉन्ड जिसमें होगा ये sp2 होगा हाइब्रिडाइज, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा इस तरह से, वो होता है sp। अब ये बहुत डिटेल है, बट इसको यहाँ कवर नहीं कर सकते। तो जो sp होगा, इसमें 50% S कैरेक्टर और 50% P का कैरेक्टर है। ये जैसे मिला हुआ है sp जो हो गया, एक स्प्राइट और एक पेप्सी का बोतल ले लो, दोनों को मिक्स कर दो आधा आधा, तो क्या बोलोगे? 50% स्प्राइट 50% पेप्सी है। S कैरेक्टर कितना है? 50% है। इसमें sp2 कैसे बना हुआ है? sp2 कैसे बना? इशिता, हाँ हेलो सर। यस सर। ये बताओ, तुम्हें लेक्चर नहीं मालूम था कि 4:30 to 7 है? सर हाँ सर, मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मैंने शायद सुना नहीं, पता नहीं कैसे, मैंने देखा भी नहीं मैसेज। ऐसे कैसे हो सकता है? क्लास में मैंने बताया 4:30 to 7, और ग्रुप पे भी भेजा है मैंने 4:30 to 7। सर मैंने बाद में मैसेजेस नहीं पढ़े थे सर, क्लास में शायद नेटवर्क लूज की वजह से पक्का नहीं सुना होगा सर। ये बताओ, क्या तुम डेली इतने समय तक रहती हो? जैसे लेक्चर होता है 8 to 10:30, तो 10:30 तक रुकती हो? हाँ सर, मैं डेली रुकती हूँ, मैं लीव नहीं करती लेक्चर। अच्छा, तुम उस ग्रुप में से नहीं हो, ठीक है। हाँ सर, नहीं सर, मैं वो 20 जन में से नहीं हूँ मैं सर। आप जब तक रहते हो बोलते हो, मैं सब रहती हूँ उस समय तक। अच्छा, किसी रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाई थी, ओके कोई बात हाँ सर, आज नहीं कर पाई थी। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर ओवर होगा तो बात करता हूँ तुमसे। ओके, फॉर एवरीवन, ये sp2 हो गया ना, तो सपोज मैंने तुम्हें दिया एक स्प्राइट का बॉटल। हाँ अनुराग, वेरी गुड।
एक स्प्राइट का बॉटल है, 2 पेप्सी का बॉटल है, मैंने बोला सबको मिला दो आपस में, तो क्या होगा, सब में स्प्राइट कितना होगा, 33% ही होगा ना। और ये कैसे बना हुआ है, एक स्प्राइट और 3 पेप्सी को मिक्स कर दो, मतलब एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल, और सबका नाम sp3 होगा, तो सब में इस तरह से होगा, तो 25% एस कैरेक्टर। और एस इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, पेनिट्रेशन किसका ज्यादा होता है, एस का। ये थोड़ा कम समझ में आएगा ये पार्ट, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग में करने वाले हम लोग, पेनिट्रेशन पावर एस का ज्यादा होता है देन पी देन डी, यही होता है ना। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, तो sp इज क्लोजर टू sp2 देन sp3। तो जो क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा इसका, 50%, sp इसका 33%, और ये 25%। तो जो क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, sp क्लोज टू न्यूक्लियस होगा, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, सो यू आर एक्सपेक्टेड जस्ट कि इसको लर्न करके रखो, ये आगे और चैप्टर में काम करेगा। बट अभी ज्यादा sp क्या है, sp2 क्या है, sp3 क्या है, उसको समझने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ेंगे। इस पे 2 सेशन केमिकल बॉन्डिंग में जाएगा समझाने में। क्लियर हुआ, इतना याद कर लोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp इज ग्रेटर देन sp2 देन sp3, और इसका रीजन बस परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है। ओके गुड। जिस चीज को मैं बोलूँ बाईपास करो, उसको पास करके निकल जाओ, बस ज्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं करना। नेक्स्ट, अब देखें डिफरेंट स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट पे जाओ। हाँ, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसने तो वेरिएशन बता दिया, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी। तो फर्स्ट स्केल है, कौन सा स्केल दिया हुआ है, मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल है, तो उसने क्या बताया था मोलिकुलर स्केल ने, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आई ई प्लस ई ए बाई 2, और ये वैल्यू किसमें होगा, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मान लो कि कुछ उसका आ जाए, कुछ ये मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो 13.6 प्लस 10 जो भी आ जाए बाई 2, तो वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, यही है ना, आई प्लस ई, हाँ, तो 11.8। तो ये एक हाइपोथेटिकल डेटा मैंने दिया, ये का डेटा मुझे याद नहीं है कि हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो क्या ये होगा, ये लर्न करना भी नहीं है, आई लर्न होना चाहिए। आई ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो 13.6 लगेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो क्या होगा। क्लियर। तो ये किसका स्केल है, मोलिकन स्केल है। मेन हम लोग किसको फॉलो करेंगे, पॉलिंग स्केल को, राइट। ये जस्ट एक फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन कैसे होंगे, तुम्हें आई और ये दोनों दिया रहेगा, और उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाना होगा। तो ऑफकोर्स इतना इजी तो देगा नहीं, वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना देके जूल में दे देगा, आई का वैल्यू जूल में, ई का वैल्यू जूल में। तो तुम्हें उसको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, 2 से डिवाइड कर देना होगा। हाँ, तो ये ऑलवेज क्या होगा, हाँ, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक वैल्यू आएगा 2, 3, 4 कुछ भी। तो ये मोलिकुलर स्केल क्लियर हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, रिगार्डिंग टू दिस स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एटम और एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द ई एंड आई, और वो भी किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, कहीं कहीं पे आ जाता है। above scale suffers with the limitation, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली, सबका मालूम ही नहीं है। अब बेरिलियम इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा जबरदस्ती, उसका एक्सपेरिमेंट करके कितना ले आओगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इस तरह से कई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी कैप्चर ही नहीं करते, तो डेटा कहां से आएगा। आई तो सबका आएगा, आई तो सबका इलेक्ट्रॉन बाहर करके देख सकते हो, बट ये डेटा सबका मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इतना तो समझाया भाई आदित्य। हाँ, ये मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा ना आज। ओके, दूसरा पॉलिंग स्केल, यही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। इसका वैल्यू लर्न करना है कि जैसे हाइड्रोजन का पॉलिंग स्केल पे 2.1 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, ऐसा लर्न करना होगा। वो तो बस उसमें एक फॉर्मूला आएगा। पॉलिंग ने क्या कर दिया, दिस स्केल इज वाइडली एक्सेप्टेड लिखा हुआ है ना, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी डाटा।
तो बॉन्ड एनर्जी डेटा तो सबको मिल जाता है ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यही है ना। बिटवीन क्या लिखा हुआ है, टू बॉन्डेड एटम, तो तुम्हें बॉन्ड एनर्जी मालूम है, उससे क्या लोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। तो एक्सए और एक्सए का वैल्यू कितना होता है, देखो कभी भी तुम्हें डिफरेंस निकालना हो तो ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, एक्स बी माइनस एक्स, फॉर्मूला पूछ सकता है, इस पे वैल्यू पुट करके नहीं आता है, वो नहीं बोलेगा वैल्यू पुट करके लाओ, इनटू डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है, ये हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस यहां पर आ जाता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। मतलब कि मान लो कि एच एफ का लेना है, जैसे फ्लोरीन, हाँ तो ये क्या होगा, पॉलिंग ने क्या कंसिडर कर लिया था कि फ्लोरीन का 4 कंसिडर कर लिया है ना, कंसिडर्ड, उसको उसने 4 मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में सबको बताया कि चलो फ्लोरीन का 4 मान लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो उसका ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा चाहिए, जैसे कि एक्स फ्लोरीन माइनस एक्स हाइड्रोजन, तो वो वैल्यू कितना होगा 0.208 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एफ माइनस रूट ओवर क्या होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 ए है ना, इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी, बीबी कौन सा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफ, ये ना मतलब F2। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 का डेटा मालूम है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 का डेटा मालूम है, HF का बॉन्ड एनर्जी डेटा मालूम है, XF को 4 मान ही ले रहे होते, X से 4 आ जाएगा ना, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो 2.1 होगा। क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। तो इसके बेस पे उसने सबका निकाल दिया। अब HCl का चाहिए, तो H का तो मालूम है 2.1, अब क्लोरीन ले लो वहां पे, H2 कैसे लिया, अच्छा हाँ हाँ समझने में प्रॉब्लम है थोड़ा। ओके देखो, ये एक्स बी मतलब फ्लोरीन और हाइड्रोजन ले लो, तो ए हाइड्रोजन है ना, तो ए मतलब क्या हो गया H2, ए मतलब एच बॉन्ड, और बी मतलब बी क्या लिया था हम लोगों ने फ्लोरीन, तो फ्लोरीन बॉन्ड एफ मतलब F2, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2, और ये बॉन्ड एनर्जी ए बी है मतलब HF का, तो ये HF का बॉन्ड एनर्जी है, तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2, यही हुआ ना। तो ये 4 हो गया तो XH आ जाएगा ना, XH कितना आ गया 2.1। हाँ अब बताओ इसमें क्या डाउट है, उसके बाद आगे जाते हैं। एक्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाउ डिड यू गेट H2 अभी आ गया ना नित्या समझ में। हाँ ये फॉर्मूला लर्न कर लेना बानी, ये जो एक्स बी माइनस एक्स से था ना वो लर्न कर लेना कि 0.208 इंटू रूट ओवर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ये ए और बीबी का स्क्वायर रूट। हाँ बॉन्ड एनर्जी यदि क्वेश्चन पूछा तो दिया रहेगा, बट वो सब नहीं पूछने वाला है, सब फालतू है, केवल फॉर्मूला लर्न करो। वो इतना बड़ा कैलकुलेशन कहाँ कराएगा तुमसे, बस वो किस फॉर्मूला से आया वो तुम्हें लर्न कर लेना। ठीक है, बस ये सब कुछ भी नहीं पूछेगा, फॉर्मूला लर्न कर लो। हाँ हाउ टू फाइंड बॉन्ड एनर्जी, एक्सपेरिमेंट डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा आएगा H2, उसने बता दिया इस फॉर्मूला से आएगा। अच्छा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरा लेके दिखा देता हूँ। मान लो कि अब क्लोरीन का कैसे फाइंड करेंगे, तो हाइड्रोजन का तो मालूम चल गया, तो तुम क्लोरीन का ले लो, ए और बी ये ले लो, तो ये क्या हो गया एक्स क्लोरीन माइनस एक्स हाइड्रोजन, तो एक्स हाइड्रोजन कितना है 2.1 तो है ही, एक्स क्लोरीन क्या है ये निकालना है ना, तो ये डेटा क्या आएगा 0.208 इंटू रूट ओवर बॉन्ड एनर्जी किसका आएगा HCl का, ये होगा ना 2.8, कुछ और लिख रहे हो तुम, रुको बताता हूँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl है ना, इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 और बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, ऐसे करोगे। ए क्या हो गया मतलब A2 और B2, A2 क्या हो गया H2 और B2 क्या हो गया Cl2, तो बॉन्ड एनर्जी HCl का मालूम है, H2 का मालूम है, Cl2 का मालूम है, तो वो डेटा उसने पुट कर दिया सबका बॉन्ड एनर्जी प्रैक्टिकली लेकर। हाँ भार्गव बोलो। सर हमें कैसे पता चलता कि हमें कौन सा फर्स्ट रखना है, मतलब हम लोग इधर एक्स एच और एक्स माइनस एक्स सी एल भी ले सकते हैं फ्लोरीन मालूम है, फ्लोरीन से बाकी सबका उसने कैलकुलेट कर दिया। नहीं सेकंड वाले एग्जांपल में हम लोग एक्स एच माइनस एक्स सी एल भी लिख सकते थे ना। वो मॉडलेस ले लो, वो चल जाएगा। अच्छा हाँ वो मॉड ले लो। ओके ओके।
ओके, ये मॉडुलस लेके वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये तो निगेटिव आ ही नहीं सकता। हाँ, तो इससे बॉन्ड एनर्जी डेटा से उसके ना फ्लोरीन को बस कंसीडर कर लिया कि 4 लो, उसके कारण उस सब का ले लिया। अब तुम्हें इसको लर्न करना है। कैसे लर्न करोगे? डेटा तुम्हें लर्न करना है। तो नेक्स्ट पेज पे मिडिल ऑफ द पेज पे दिया है कि 4, और यहां से सबको 0.5 हटाते जाओ। नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, तो सबका कितना हो जाएगा? ये 3.5, 3, 2.5, यही लर्न कर लेना। ये किस स्केल पर? पॉलिंग, यही मेन हम लोग के लिए। 2, 1.5, लिथियम का 1। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, निगेटिव नहीं है। तो फ्लोरीन इतना ही हुआ ना? हाँ, तो फ्लोरीन का 4, और नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का सेम रहता है, करीब करीब 3 रहता है। नाइट्रोजन क्लोरीन का भी उतना ही ले लो, 3 रहेगा। बट नाइट्रोजन का प्रेफरेंस ज्यादा स्मॉल साइज होता है। तो 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहीं पे लेना होगा तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आता है। क्लोरीन का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है साइज बड़ा होने के कारण। इसके बाद ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का 2.8 पे आ जाता है। हाँ, ये सब डेटा लर्न करना है, राइट। पहला तो लर्न हो गया, ये डेटा लर्न कर लेना। पहला लर्न करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 ले लो और सबको 0.5 माइनस करते जाओ, 3.5, 3, इस तरह से। तो ये सब डेटा लर्न, ये लर्न कर लेना। और क्लोरीन का 3.8, ब्रोमीन का थोड़ा और कम आ जाएगा, कितना? 2.8। इनर्ट गैस का नहीं आएगा, क्योंकि इनर्ट गैस बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब नहीं। हाइड्रोजन का 2.1, हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन का कितना आ गया? 2.1। तो ये सब डेटा एक टेबल बनाकर उसने दे दिया कि ये टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि रिलेटिव टेंडेंसी तुम्हें मालूम है कि कौन सा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना? जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। नाइट्रोजन से भी करेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई पीरियड में वेरिएशन नहीं है, पीरियड में लगातार तुम्हें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाता है, रेगुलर इंक्रीजेस या रेगुलरली डिक्रीज करता है। तो कौन कौन से एलिमेंट का याद करना है? जो नोट्स में रहेगा, नोट्स में जो जो रहे वो याद कर लेना। क्लियर? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा ना, डाउन द ग्रुप कम होगा, तो हाइड्रोजन का हाईएस्ट होगा, अल्कली मेटल्स का रेस्ट का कम होते जाएगा। ओके, ये क्लियर हुआ? जितना लिखा ऊपर वाले का फॉर्मूला याद करना। क्या क्या लर्न करना है इतने में? ये एक फॉर्मूला लर्न करोगे मोलिक्यूलर स्केल का, दूसरा पॉलिंग का फॉर्मूला याद करोगे, और तीसरा ये लास्ट में जो लिखा सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। ओके, डन? इतना क्लियर? यस, क्लियर क्लियर, यस 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 यस। विल सीजीएम एज द, वो सीजीएम वगैरह छोड़ दो, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंपॉर्टेंस केवल नॉन मेटल्स के लिए। ओके, बाकी क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें मालूम चल जाएगा क्या याद करना है क्या नहीं, वो कर लेंगे अभी का भी। ओके, वेटिंग रूम में कोई है? ओके, शुभम। हाँ, नेक्स्ट पे बताओ। अब क्या है? बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी टेकन इन किलो कैलोरी पर मोल। तो एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर रूट कितना होगा? 0.208 इंटू डेल्टा, है ना? और किलो जूल पर मोल में लोगे तो कितना आ जाएगा? 0.102 इंटू डेल्टा, 0.208 नहीं आएगा, तब कितना आ जाएगा? ये सब बॉन्ड एनर्जी डेटा किसमें था? किलो कैलोरी पर मोल। तो बस लर्न कर लो इससे, ये कुछ कराएगा नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कराए वो, ठीक है ना? और दूसरे का जब किलो जूल में दोगे तो यही डेटा 0.102 आता है, तो ये दोनों पॉइंट भी नहीं आता। पॉइंट आएगा पॉलिंग का फॉर्मूला, उसके बाद ये जो डेटा दिया था, उसके बाद क्या दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द पॉलिंग स्केलर, क्या दिया हुआ? रिलेटिव वैल्यू, यही है ना? विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इन विच हाइड्रोजन इज असाइंड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1। तो कुछ रॉन्ग हो रहा है, पॉलिंग ने हाइड्रोजन को 1 नहीं दिया था। इन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द
हाइड्रोजन का 2.1 आना चाहिए था। By Pauling scale, fluorine is most electronegative, which is maximum value 4. Electronegativity value does not have the unity, so 1 की जगह 2.1 कर देना। En value obtained by the Pauling scale, है ना, तो वहां पे हाइड्रोजन को असाइन कर दो 2.1, फ्लोरीन का कितना आ जाएगा 4। तो ये दो अच्छे से लर्न कर लो। वहां पे विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिखा है, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना असाइन किया गया, कोई तो एक वैल्यू होगा ना, तो 1 नहीं है वो 2.1 है, वो गलत हो गया थोड़ा, तो नोट्स में करेक्ट कर देना 2.1। जब अपना नोट्स बनाओगे तो उसमें 2.1 कर देना। ओके, अपना नोट्स बनाते रहना। ये जो मैंने नोट्स बनाया है, ये नहीं कि सॉफ्ट कॉपी में छोड़ देना, उसे हार्ड कॉपी में बनाना, ब्रीदिंग स्पेस देना, जो जो क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छा लगे उसका वैल्यू पुट करते जाना और क्वेश्चन ऐड करते जाना। ऐसे तुम्हें अपने नोट्स बनाने। मान लो कि तुमने वीके जायसवाल सॉल्व किया और उसका क्वेश्चन ऐड ही नहीं किया अपने नोट्स में, तो बेकार हो गया वीके जायसवाल सॉल्व करना, अब वो रिवीजन में नहीं रहेगा। तुमने अवस्थी सॉल्व किया, 4 क्वेश्चन नहीं हुए, बट उसे तुमने नोट्स में नहीं डाला, तो चारों बेकार हो गए, अगली बार भी नहीं होंगे। ऐसे रिवीजन में रहते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन का 2.1 कर देना, फ्लोरीन का 4 हो गया। उसके बाद क्या दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का क्या होता है, डज नॉट हैव एनी यूनिट, क्योंकि रिलेटिव टेंडेंसी है, सिर्फ कोई यूनिट नहीं है। ओके, उसके बाद क्या हो गया, नाइट्रोजन वाला दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर स्केल इज 2.8 हायर देन पॉलिंग। तो ये इस पे मेंस में कोई कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ये याद कर लेना कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2.8 का। कौन सा ग्रेटर है, ईएन मोलिकन थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अच्छा, मोलिकन स्केल पे कर दें तो हाँ, 2.8 इंटू ईएन पॉलिंग, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन का कितना हो जाएगा मोलिकन में, हाँ 11.2। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट 2.8 से मल्टीप्लाई कर दो ऑफ फ्लोरीन इन मोलिकन, जिसका इंपॉर्टेंस नहीं है, पॉलिंग का ही सब इंपॉर्टेंस है। 8.4 इंटू 11.2, यही हुआ ना। तो मोलिकन पॉलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है ना, मतलब उसका वैल्यू थोड़ा बड़ा आ जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पड़ जाता। ओके, उसके बाद एक और आ जाता है लेवल हम लोग का, कौन सा, एलरेड एंड रॉको स्केल, एलरेड एंड रॉको। अब ये क्या बात करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, कि जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस पे जेड ही चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रॉन को जो जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपने, उतना ज्यादा उस पे ये आएगा। तो फोर्स को उसने लिखा, फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आता है ना। हाँ, तो Q1 Q2 को उसने लिखा जेड इफेक्टिव इंटू ई बाई आर स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये जेड बाई आर आ जा रहा ना, तो इट इज फोर्स इज जेड बाई आर। तो उसने बोला कि किसके प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कितना होता है 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर। बस ये याद रहे कि जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर कहां से आया था, फोर्स के प्रोपोर्शनल, है ना, प्लस 0.744। तो उसने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज्यादा है उसी का वैल्यू आएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा हुआ, यही हम लोगों ने देखा ना अभी। हाँ, तो ये जेड ही स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, तो जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर इंटू 0.744। हाँ, ये फॉर्मूला लर्न कर लो, अभी तक सब लर्न करो, तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा आईटी में क्या करना है। तो तीनों का फॉर्मूला लर्न कर लो, है ना। तो इसके फॉर्मूला और इससे क्वेश्चन नहीं आते, कभी नहीं आए एलरेड एंड रॉको के, पॉलिंग और मुलिकन तक ही रहता है। कई बुक में ये रॉको स्केल दिया भी नहीं है। अब बताओ जेड इफेक्टिव क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और आर क्या होगा, ऑब्वियस है रेडियस ऑफ द एटम, है ना। तो उसने प्रैक्टिकली निकाला, एक डेटा दिया कि ऐसा एक डेटा एक फॉर्मूला आया, इतना लर्न कर लो। जेनॉन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, नहीं इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, फ्लोरीन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जेनॉन फ्लोरीन लोगे तो फ्लोरीन ही आएगा, तो याद कर लो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो पूछ लेते हैं कि तुम गलती से इनर्ट गैस तो नहीं दे रहे हो ना,
इनर्ट गैस पुल नहीं करते उतना। ओके, तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगा, स्लोप m और ये c। तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 0.744 और ये tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्लोप 0.359, यही होगा ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको भी क्यों नहीं यूज करते हैं, above scale suffers with the limitation because we don't have any experimental method to define actual जेड इफेक्टिव। वो तो स्लेटर का रूल मान लो तो कर लो, अब स्लेटर रूल सही है नहीं है क्या मतलब है, कोई जेड इफेक्टिव नहीं बता सकते, बॉन्ड एनर्जी तो प्रैक्टिकल डेटा है। However, there is an empirical rule which gives approximate jet effective, that is Slater's rule। एक एम्पेरिकल रूल मान लो कि किसी ने बोल दिया ऐसे मान लो तो मान लो, है ना। तो वही स्लेटर्स रूल मैंने पहले पढ़ा दिया था और यहाँ पर अभी दिया हुआ है। अरे वाह, तो ये तो 2-3 पेज किया हुआ अपना। ओके, हाँ उसे स्किप करेंगे, वो कर चुके हम लोग। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, और हाँ ये आईआईटी में नहीं है स्लेटर्स रूल, तो आईआईटी में कभी भी नहीं आएगा स्लेटर्स रूल, बट अपने टेस्ट में दे देंगे क्योंकि बुकलेट में दे दिया उन्होंने। तो ये पेज स्किप कर दो, उसका अगला पेज भी वही सिग्मा कैलकुलेशन, एक बार देख लेना, अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये सब कर चुके हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग को करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही है ना। क्या क्या फैक्टर है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट होता है। तो पहला जो मैंने बताया था जेड इफेक्टिव, डाउट आ रहा है सबने क्या लिखा, रुको। पेरिफेरल क्या है, कैन वी टेक द क्लास टिल 6:30, क्या हो गया सार्थक अचानक, व्हाई डू वांट टू बी लेक्चर टू बी अप टू 6:30। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाँ सीजियम ही मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, फ्रांसियम ये होता है तुम्हारा रेडियो एक्टिव होता है। जेनॉन का नहीं, जेनॉन का तो बता ही दिया नित्या नहीं होगा, फ्लोरीन का रहेगा, है ना। हम लोग का सिलेबस ओवर करना है साथ तक, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है 6:30 तो वहां से वो देख लो, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग देख लेना, राइट। देखेंगे पहले 6:30 तो जाने दो, ये सब बात क्यों। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला क्या है, ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज। तो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe3+ विल बी ग्रेटर देन Fe2+। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ा, Fe3+ के Fe2+। ऑफकोर्स FeCl3, मतलब Fe3+ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जैसे कि मान लो FeCl3 है, तो आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +3 है, तो ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। देन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, Fe2+। तो कहीं पे इस तरह से आ जाए तो जिसपे ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Pb4+ इज ग्रेटर देन Pb2+। और कौन सा है, Sn4+ विल बी ग्रेटर देन Sn2+। तो ये जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्लियर हो गया। अब कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 कार्बन है तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हाँ, तो जैसे कि नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम, नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं क्या। जैसे CF3 और CH3 कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CF3 इज ऑफ कोर्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से सराउंडेड ही है, तो ये बहुत स्ट्रांगली पुल करेगा किसी से। देन विथ रेस्पेक्ट टू CH3 होगा क्या कि कार्बन जब तुम लोगे तो कार्बन के पास 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा इस पे क्या आएगा, डेल्टा-, इस पे आ गया डेल्टा+। अभी ये अट्रैक्ट करेगा डेल्टा-, तो इसके इक्विवेलेंट एक और डेल्टा+, तो 2 डेल्टा+ हो गया।
इधर डेल्टा माइनस, तो ये आ गया 3 डेल्टा प्लस। यहाँ 3 डेल्टा प्लस है, तो ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। देन यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन ले लो। हाइड्रोजन कार्बन में तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, कितना था कार्बन, अभी नहीं याद हुआ होगा। हाइड्रोजन का कितना लोगे 2.1, कार्बन का कितना होगा 2.5, ये तो लर्न कर लोगे आज, और डेटा जो पीछे था। तो हाइड्रोजन और कार्बन में बॉन्ड कार्बन की ओर जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्या अब ये इतना अट्रैक्ट कर पाएगा क्या, इस पे तो डेल्टा माइनस आया ना, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अब इसका अट्रैक्शन पावर कम होगा, अब ये कम अट्रैक्ट कर पाएगा। और इस पे डेल्टा प्लस आ गया है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो सराउंडिंग एटम यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले हैं तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, बट इफ सराउंडिंग एटम आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब उतना पुल नहीं कर पाएगा। यही हुआ ना। जैसे CF3 और CCl3 में कर दो, तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ गुड गुड, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आर्यन ने लिखा था Pb2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी से हम लोग को क्या मतलब, हम लोग को तो मतलब है आसपास इलेक्ट्रॉन है कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा, जिसपे प्लस चार्ज है +4 चार्ज है, जिसपे +2 चार्ज है। तो Pb पे +4 चार्ज है, तो वो अट्रैक्शन ज्यादा देगा देन Pb2+। हाँ CF3, सबका आंसर सेम है, गुड। नो डाउट इसमें कि CF3 में मोर होगा, क्योंकि इस पर इसके पास विड्रॉ करने वाले भी तो फ्लोरीन है ना, तो स्ट्रांगली विड्रॉ कर रहेगा, ये थोड़ा वीक विड्रॉ कर पाया, यही है ना। तो जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया सेकंड सबको। ओके ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स बस याद कर लो, वो पूछेगा कि कौन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और कुछ भी नहीं, मतलब कोई वेरिएशन नहीं, कुछ भी नहीं, लर्न है तो लिख के आता, ये सब क्वेश्चन वैसे होते हैं, पूरी केमिस्ट्री वैसे ही जाती है। जो रोज रिवाइज कर रहे हो उन्हें लर्न होता है, लिख के आओ, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। फटाक से जिसने लर्न किया है वो आंसर करेगा, जिसने लर्न नहीं किया पीछे रह गया। इसलिए केमिस्ट्री में सब स्कोर करते हैं, सब नहीं करते हैं, जो डेली पढ़ने वाले वो लोग स्कोर कर जाते हैं, क्यों, उन्हें याद हो जाता है नोट्स। बट बाकी लोग के लिए जो नहीं रिवाइज कर रहे हैं या एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज कर रहे हैं, उनके मार्क्स नहीं आ पाते। ओके, थर्ड पॉइंट देखो, परसेंटेज कैरेक्टर। अच्छा यहाँ पे दे ही दिया वो डिटेल में, ठीक है। तो जब दे दिया गया है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं कि इसे हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। परसेंटेज कैरेक्टर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था कि यदि एक बॉन्ड होगा, ऐसे एक बॉन्ड हो, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जाएगा sp3। और यदि एक डबल बॉन्ड हो जाए, तो इसमें से एक जो बॉन्ड होता है सब सिग्मा होते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा सिग्मा, और 2 बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई, ऐसे, ठीक है। और 3 बॉन्ड होंगे तब क्या होगा, ये सिग्मा सिंगल है तो सिग्मा, तो ये सिग्मा कहलाएगा और ये पाई कहलाएगा, बस नाम याद करो, एक सिग्मा 2 पाई। इस कार्बन के पास भी क्या हो गया, ये सिग्मा और ये पाई। और यहाँ पे जैसे मैं ऐसे ले लूं, CH डबल बॉन्ड CH, तो तुम शायद अब सबका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, जितने सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम तो सारा कार्बन ही है। अब इस कार्बन पास चले जाओ, इस कार्बन पास ये सिग्मा 3 सिग्मा और एक पाई,
राइट में देखो, राइट वाला कार्बन का 3 सिग्मा और 1 पाई, और इसका तो चारों सिग्मा ही है, ठीक है ना। तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा। सिग्मा बॉन्ड 4 है तो sp3, सिग्मा बॉन्ड 4 है तो sp3, इसके पास सिग्मा कितना है 2 है, तो 2 मतलब sp। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये 2 है तो sp3 है तो sp2। ये सब केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, थोड़ा सा बताया हुआ यहाँ पे, थोड़ा बताया हुआ तो मैं बताता हूँ। तो लोन पेयर तो होता ही नहीं कार्बन पास, तुम्हें अभी केवल कार्बन का पढ़ना है। कार्बन के पास नो लोन पेयर, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर। तो इसके इस कार्बन के पास देखो, ये वाला कार्बन, तो इसके पास 2 सिग्मा ही है, बाकी 2 पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 0, तो 2 ही आ गया ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। इसका क्या होगा, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 4 में तो 2 ही सिग्मा है ना, एक लेफ्ट और एक राइट, यही 2 सिग्मा है ना, लोन पेयर का तो चांस ही नहीं है। तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, मतलब 2 ही आ गया, तो ये भी sp। इस पे जाओगे तो हाँ 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है ना, एक इधर है, एक इधर, एक इधर है, एक इधर है, 3 सिग्मा आया था। 3 सिग्मा मतलब लोन पे तो 0 ही है, तो 3 मतलब क्या था sp2, तो ये कार्बन sp2। उसी तरह ये भी 3 सिग्मा आया था sp2। लास्ट वाले में देखो चारों सिग्मा ही है, तो sp3। तो जब एक बॉन्ड रहेगा तो वो हमेशा सिग्मा ही होता है, 2 रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, और 3 रहेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ऐसे आता है। जैसे C डबल बॉन्ड C, CN। तुम्हें बॉन्डिंग में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं, मतलब पूछते हैं कि कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है बताओ, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत आता है। केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ नहीं आएगा, इसमें कितना सिग्मा कितना पाई है, तो बताओ तो कितने सिग्मा कितना पाई है। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये बॉन्डिंग में ही आएगा। ओके, 5 सिग्मा 9 पाई, 9 सिग्मा 5 पाई, 5 सिग्मा 7 पाई, टोटल सिग्मा टोटल पाई, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। 9 सिग्मा 9 पाई, सबका अलग अलग आ रहा है। जितने सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, और जितना ट्रिपल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा 2 पाई है। आंसर सबके बहुत वेरी हो रहे हैं। 9 पाई 8 पाई, 9 सिग्मा 9 पाई, 9 सिग्मा 9 पाई, अच्छा लास्ट में सबका 9 सिग्मा 9 पाई लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये आंसर हो। उससे पहले 8 सिग्मा, नहीं पहले भी 9 सिग्मा 9 पाई, बहुत लोगों ने 9 सिग्मा 9 पाई ही मेन दिया। ओके, तो वही होगा फिर कॉमन आंसर। ऑडियंस पोल ऑलवेज राइट, बट नॉट इन ऑल केसेस। ऑल केसेस में ऑडियंस का मत सुनना, कहीं कहीं पे तुम ऑडियंस से आगे निकल जाते हो, तो अपनी आवाज सुनना, और वो कहीं का स्पेस जो होता है आईआईटी होता है। ये टोटल सिग्मा देख लो, 9 है, 9 सिग्मा पाई बॉन्ड, इधर 2, इधर 2, इधर 2, और इधर 2, सबको क्लियर हो गया। 9 सिग्मा 9 पाई। सोचो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में देंगे, अभी देंगे। आईआईटी में थोड़ा सा तुम्हें जेई मेंस टाइप की एक्सरसाइज में होगा। हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ओके, नो 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 नो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, 100% क्लियर। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो अब देखो वहां पे उन्होंने इस नोट्स में दिखाया हुआ है कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C दिखाया हुआ है ना, तो दोनों साइड एक एक सिग्मा दिखाया हुआ है, तो 2 सिग्मा मतलब sp हो गया, 2 मतलब sp, एक s और एक p, ऐसे याद कर लेना। 2 कैसे याद करोगे, एक s और एक p मिला के 2 बना, यही है ना। 3 मतलब एक s होगा, s तो एक ही होता है ना, 2 p मिला होगा। 4 आ गया मतलब 4, मतलब एक s एंड 3 p के कॉम्बिनेशन से हुआ होगा, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में परसेंट एस कैरेक्टर पूछ सकता है इसमें,
sp में कितना कैरेक्टर है, p sp2 में कितना होगा, sp3 में कितना होगा। जैसे sp लोगे ये 50% s और 50% p से बना, दोनों 50-50 है। sp2 में क्या होगा, इसका परसेंट कितना आया था 33.3%, और ये 2 ऑर्बिटल आउट ऑफ 3 मतलब 66.6%, यही है ना। sp sp2 और ये हो गया sp3, तो ये हो गया 25% s और ये हो गया 75% p। तो ऐसे याद रखो 25% स्प्राइट था, 75% पेप्सी था, ऐसा था। sp क्लोजर टू न्यूक्लियस रहता है। sp एक छोटा लॉब जो किसी काम का नहीं होता, इसका एक लॉब बड़ा है तो ये sp है। और sp2 कैसा होगा, इसका एक बड़ा लॉब और ये छोटा लॉब कोई काम वाला नहीं है, ये sp2 होगा। और sp3 का साइज कैसे होगा, ये और भी बड़ा होता है और ये छोटा वाला बिना काम का। तो किस में इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस होगा, sp में ना। हाँ, तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन sp2 देन sp3। क्लोजर टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस देखो। हाँ, तो बस इतना ही आएगा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर। देन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज। एज परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस इन मल्टीपल बॉन्ड। नोट पे जाओ, ये सब वही है कि वन बॉन्ड है तो एक सिग्मा है एक पाई है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रेस्ट पाई होगा। इतना तक क्लियर हो गया। देन एप्लीकेशन, तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन पार्ट ही है, क्योंकि एक सब्सटेंस तो था नहीं, पीरियड डिक्रीज होता है, ग्रुप में डिक्रीज होता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया फर्स्ट। हाँ, पहले इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी का। 100% क्लियर। यस यस, नो डाउट नो डाउट। यस, ओके, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अनुष्का, यस बोलो। सर मुझे वो मतलब नोट्स में वो है ना मल्टीपल बॉन्ड में वन बॉन्ड सिग्मा और रेस्ट पाई बॉन्ड, वो समझ में नहीं आया। अभी बताया था ना, इसमें एक सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होगा और ओके जो ओके दूसरा हाँ, बच गया पाई। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या हो गया, एक सिग्मा और बाकी सबको पाई कर दो। पाई ओके। मुझसे एक चीज ध्यान देना, मुझसे सीखना होगा ना तो केमिस्ट्री सीखना, मेरा लैंग्वेज मत सीखना, वरना मालूम चलेगा कि सब तुम लोग लास्ट में भोजपुरी बोलने लगे। तो अवॉइड करना वो चीज है ना, तुम अपने ही लैंग्वेज बोलना, बस केमिस्ट्री सीखना मुझसे। जो चीज लाइफ में जिससे अच्छी चीज मिले वही सीखा करो। क्लियर है कि कुछ लोग सीख भी गए। मीनिंग मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लैंग्वेज से तुम्हें भोजपुरी सुनाई दे देगी, तो ये नहीं कि मेरी जो भोजपुरी है और इंग्लिश में मैं बोलूंगा तो ये याद रखना भोजपुरी में ही बोलूंगा। तो ये मत समझ लेना कि वही इंग्लिश बोल लेना, तुम लोग जो इंग्लिश बोलते हो करेक्ट होता है वही प्रोनाउंसिएशन रखना। समझ में आया ना, नहीं तो मालूम चला कि लास्ट में इंग्लिश भी तुम लोग यार पूरा केमिस्ट्री का वर्ड लगा दोगे, सब भोजपुरी इंग्लिश बोलोगे, वो मत करना। हाँ हाँ, सीखोगे तो सिखाऊंगा, भोजपुरी सिखा दूंगा तुम लोग, लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा तो मजा आएगा उसमें। दो चार लैंग्वेज तो आना ही चाहिए तुम्हें। चलो, जस्ट टाइम पास कर रहा था। नो नो वन इज सेइंग। नहीं तो मालूम चला केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, लास्ट में सब भोजपुरी सीख के निकल रहे हैं, पेरेंट्स बोलेंगे केमिस्ट्री नहीं सीखा, भोजपुरी सीख के आ गया। कोई नहीं सीख रहा, बट किसी का क्या पता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, राइट।
भोजपुरी सब्जेक्ट इन IIT भोजपुरी। मॉरिशस में गया था इसके लिए कि वहां पे भोजपुरी लोग बोलते हैं, बट वहां गया तो मालूम ही नहीं चला कि भोजपुरी बोल रहे हैं, वो कौन सा लैंग्वेज बोल रहे थे पता नहीं। कुछ लोगों ने अच्छा भोजपुरी सीखा है उसमें, क्या बात है, जर्मन सीखते, फ्रेंच सीखते, भोजपुरी सीख रहे हो। हाँ, इसमें दो चीज सीखते हो तुम, एक तो केमिस्ट्री सीखते हो, दूसरी भोजपुरी भी सीख लेते हो, फ्री का तुम्हारा भोजपुरी आ जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, सीख ले, अच्छा ही रहेगा। प्रणय वो मॉरिशस गए थे। हाँ, तो वहां मैंने लोगों से पूछा, तब तो याद होगा, अरे सुना या भोजपुरी सब बोलते हैं, तो हाँ रुको रेडियो लगाता हूँ, भोजपुरी गाना आ रहा होगा। वो भोजपुरी गाना लगा, वो मालूम ही नहीं चल रहा भोजपुरी है, वो तो कोई पता नहीं कौन सा लैंग्वेज लग रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं भोजपुर का हूं, मुझे भोजपुरी नहीं समझ में आ रहा है। जर्मनी, जर्मन लैंग्वेज जानते हो तुम? इशिता, वेरी गुड। चलो दो चार वर्ड तो तुमसे सीख ही लूंगा, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। संस्कृत, हाँ संस्कृत भी सीखा था मैंने। संस्कृत मुझे बहुत अच्छा लगता था वैसे। संस्कृत, अच्छा ये बताओ, कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर संस्कृत में न्यूज पढ़ा जाता है? किस कंट्री में न्यूज भी आती है, संस्कृत में आती है? अरे वाह, जानने वाले भी लोग हैं। जर्मनी। यस। मुझे तो ये मालूम है कि जर्मनी में संस्कृत के न्यूज आते हैं संस्कृत में। हाँ, जर्मनी में आते हैं। ये जीके का एक क्वेश्चन था, मुझे कैसे मालूम चला? और बीटेक में जाओगे तो कई तरह के क्विज होते रहते हैं, ये एक क्विज था जिसमें मैं हार गया था, तो मालूम चला कि जर्मनी है जहाँ पे संस्कृत में भी आता है न्यूज। हाँ संस्कृत, राइट, संस्कृत फिलोसफर है जर्मनी में, राइट, वहां से रेक्वेक की मेडिसिन आती है, वो लोग होम्योपैथी में बहुत आगे हैं। जर्मन एंड संस्कृत आर वेरी रिलेटेड, ओके, माइट बी फिजिबल, तब तो जर्मन सीखना थोड़ा इजी पड़ा होगा, है ना? अच्छा ऐसा है क्या, तुम लोग से हिस्ट्री जानूंगा थोड़ा इसका। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग उधर ले गया मैं, वापस एप्लीकेशन पे आ जाते हैं ना। देखो, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखें, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, क्या लिखा हुआ है कि नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवैलेंट। इवन हाइड्रोजन तुम्हें लग रहा है, ये मालूम चलता है कि 2% आयोनिक है प्रैक्टिकली। अभी 2% आयोनिक कैसे आ गया? तो कोई भी चीज 100% कोवैलेंट और 100% आयोनिक नहीं होता। ये कंसेप्ट हाइपोथेटिकल है, कोई भी 100% आयोनिक 100% कोवैलेंट नहीं है। हर आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, जैसे NaCl हो गया, इसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर है। कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे, वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना? HCl वगैरह है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, वो भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आते रहेगा। जैसे हाँ फेजेंस रूल वगैरह से HF हो गया, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 43% तो आयनिक आ जाता है, ये 57% ही कोवैलेंट रहता है। ओके, कॉल कहाँ रहा वो भी नहीं पता चल रहा मेरे को। कॉल कैसे यार, व्हाट्सएप पे। ओ यस, हेलो। अरे मीटिंग रूम में तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। चलो ठीक है, जैसे दिखेगा वापस ले लें। ओके, कोई भी नहीं है। HF 43% आयनिक, 57% कोवैलेंट। सोचो कि सब में कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर है, नथिंग इज हैविंग 100% कोवैलेंट 100% आयनिक कैरेक्टर। अब हम लोग निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे किसमें कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है या किसमें आयनिक कैरेक्टर। तो ये कंसेप्ट आ गया, आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, अब ये फॉर्मूला याद करोगे,
कोवैलेंट बॉन्ड, वैसे मेरा लेक्चर होता है तो मैं सारी ये पुरानी चीजें पूछते रहता हूँ कि याद रहे, केमिस्ट्री में लर्निंग ही तो है, तो ये सब फॉर्मूला पूछते रहता हूँ मैं। परसेंट आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा 16 इंटू डेल्टा एक्स चेंज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। ये हुआ ना। अब ये डिफरेंस हो गया, हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन ये दिया हुआ है ना। अब ये जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। HF ये पॉलिंग स्केल पे ये 2.1 होता है, ये 4 होता है, तो ये 1.9 इसका डेल्टा एक्स है ना। तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर का जो फॉर्मूला था 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, इट विल बी 16 इंटू 1.9, 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 के स्क्वायर। ये देखोगे तो ऑलमोस्ट 43.5 वगैरह कुछ आएगा, है ना, 43.8 वगैरह भी आ सकता है। तो आयनिक कैरेक्टर 43% है, तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कितना हो गया, ऑलमोस्ट 57%। दोनों तो हाफ हाफ ही पड़ गया ना HF का। क्लियर। HCl का निकालो, ये क्वेश्चन आ जाता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर का, कैलकुलेट करके बताओ। डेल्टा एक्स चाहिए, ये होता है 3, ये 2.1, ये लर्न कर लोगे अगले बार तक। 1.9 का डिफरेंस। ओके, ऑलमोस्ट 18%, गुड। ठीक है, तो इसको लिख दें 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर, ऑलमोस्ट 18% आ रहा है ना। हाँ ठीक है, जितना भी आ रहा है 17 पॉइंट समथिंग आता है। डिफरेंस इज 0.9। हाँ तो अच्छा ये बोल लो तुम। हाँ हाँ, डिफरेंस इज 0.9, डिफरेंस 0.9 रखो, नहीं तो फिर फ्लोरीन ही हो गया वो। ऑलमोस्ट 18% हो गया। हाँ आदित्य बोलो। सर ये जो डेल्टा एक्स है वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? हाँ, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सर मतलब जो इसका कोवैलेंट रेडियस में था वो फॉर्मूला कोवैलेंट रेडियस ऑफ A प्लस B माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये मतलब वही है ना ये? हाँ हाँ हाँ, वो वहां पे जो DAB था वो हाँ वही वाला स्केल है, ओके। वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था ये। ओके, ये HCl का परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ गया। अब देखते हैं हम लोग कि जब तुम 50% रख दो आयनिक कैरेक्टर तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा। फिर मान लो कि 50% आयनिक कब होगा, तो उसके लिए इस फॉर्मूला से डेल्टा एक्स निकाल सकते हो। परसेंट आयनिक कैरेक्टर 50% रख दो तो डेल्टा एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो डेल्टा एक्स आता है 2.1, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 है। तो ये क्या होगा, कंपाउंड इज 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट, यही होगा ना। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर हो जाए, बढ़ जाए, तब क्या होगा। जैसे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ले लो Na+, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 1 के आसपास है, क्लोरीन वगैरह 3 पे है, तो मोर आयोनिक होगा ना, डेल्टा एक्स जितना बढ़ेगा उतना आयोनिक बढ़ेगा ना।
सोचो आईसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है ना। डेल्टा एक्स बढ़ाओगे तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना। हाँ, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना आयनिक होते जाएगा। तो डिफरेंस कब आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो तुम सबसे कम वाला ले लो, मेटल ले लो, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और उधर नॉन मेटल ले लो, फ्लोरीन वगैरह वगैरह। तब क्या हो जाएगा, तब डिफरेंस ज्यादा आ गया ना, आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो ये 50% आयनिक था, अब क्या हो जाएगा, मोर देन 50% आयनिक, यही होगा ना। और डेल्टा से लेस देन 2.1 तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है लेस देन 2.1, मोर देन 50% क्या बचेगा, कोवैलेंट। हाँ, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, डेल्टा एक्स 0 कर दो तो आयनिक कैरेक्टर 0 हो गया, आयनिक कैरेक्टर 0 हो जाएगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा एक्स को 0 कर दो तो आयनिक कैरेक्टर 0, 100% कोवैलेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे एचएस ले लोगे तो ये 100% कोवैलेंट होगा। HHF2Cl2 जब खुद हो गया तो डेल्टा एक्स ही 0 पड़ गया ना। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा, प्रैक्टिकल डेटा कुछ और है। प्रैक्टिकल डेटा होता है कि सब में भले 1-2% आयनिक सही रहेगा जरूर वो, ठीक है, 1-2% ही है ना, नेग्लेजिबल अमाउंट। हाँ, अब बताओ, इतना में कोई डाउट। हाँ, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, डिफरेंस कब होगा, जब एक ग्रुप 1 का ले लो, एक ग्रुप 17 साइड चले जाओ तो डिफरेंस बढ़ गया ना। डिफरेंस बढ़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब एक मेटल ले लिया एक नॉन मेटल ले लिया तो आयनिक हो गया, और दोनों नॉन मेटल ही ले लो डिफरेंस कम हो गया, मतलब दोनों पी ब्लॉक के हैं, ठीक है ना। इससे कुछ भी NCl3 NBr3 है ना, SO2, तो उसमें डिफरेंस कम आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया तो कोवैलेंट हो गया। डिड नॉट अंडरस्टैंड द लेस देन एंड मोर देन, वही समझा रहा हूँ, ये नहीं क्लियर हो रहा है। या डायरेक्ट रिलेशन देख लो, मैथमेटिकली समझ लो, छोड़ दो, उससे नहीं आएगा तो। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ, ये डेल्टा एक्स बढ़ा दोगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 2.1 करके देखो, आयनिक कैरेक्टर 50% आ जाएगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू 3 करके देखो, आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, 16 इंटू 3 प्लस 3.5 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे होगा ना। 9 इंटू 3 27 एंड 48, ऑलमोस्ट 80% आयनिक। तो आयनिक कैरेक्टर 50 से ज्यादा हुआ। यस नित्या, अभी क्लियर हुआ, डेल्टा एक्स बढ़ा रहे हो, 2.1 रख रहे हो इस फॉर्मूला में तो 50% आ रहा है, 2.1 से ज्यादा रखोगे तो ज्यादा आयनिक है। ओके, क्लियर। व्हाई डू ऑल द बॉन्ड्स सो कोवैलेंट और आयनिक कैरेक्टर, ये भी तो बताया ना कि इसमें कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है बट इसमें आयनिक कैरेक्टर है। हाँ, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है बट आयनिक कैरेक्टर होता है क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ रहा है ना। अब तुम HF ले लो, FF ले लो तो ये 0, तुम्हारा क्या हो गया, 0 0 दिख रहा है, इसमें चार्ज आ ही नहीं रहा है। बट HF ले लोगे तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये आयनिक बॉन्ड जैसा ही तो दिख रहा है, बस वहां पे Na प्लस Cl माइनस, कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस होता है, या डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ रहा है। हाँ बोलो, आ रहे। बट सर हमें ऐसा केस कभी आएगा क्या कि डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर देन 2.1? अभी तक नहीं मिला, HF का भी मैक्सिमम 2.1 ये है। हाँ सर, क्योंकि हम ये अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम कह रहे थे कि इट इज अबाउट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें आयोनिक तो हमें नहीं देंगे ना, जिसमें आयोनिक का नहीं ionic दोगे, कोवैलेंट के लिए ही है, इसीलिए एक भी केस नहीं है अपने पास इसका, ओके ग्रेटर देन 2.1 का कोई केस नहीं है। ओके सर, थैंक यू। मैक्सिमम HF है तो 1.9 है। ओके, तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर आ रहा है ना इसके कारण। अब आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसा आता है, वो फाजान्स रूल है, वो केमिकल बॉन्डिंग में डील करेंगे। मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर इसका उल्टा इन आयोनिक कंपाउंड,
क्वालिटेटिव ये नहीं बता पाएंगे कि कितना परसेंट है, इसमें 1% वैल्यू आ गया ना, इसमें ये परसेंट नहीं आएगा, इसको फैजांस रूल करके केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग को टाइम मिला तो खुद से तब तक पढ़ सकते हो, जब मैं आऊंगा तो फिर तो जाएगा ही, तुम आगे आगे चलना है तो चल सकते हो, समझ में सब आएगा, बेसिक हो चुका तुम लोग का। तो x से माइनस एक्स भी कितना हो गया 2.1 है, 50% आयोनिक 50% कोवैलेंट, ये सब नोट्स में दिया हुआ है। अब पहले ओल्ड स्केल पे दिया हुआ था कि ये 1.7 होगा तो 50% आयोनिक हो जाता। तो ये जो मुलिकन स्केल था तो ये था, ओल्ड स्केल पे था, तो मुलिकन स्केल ही उतना वैलिड नहीं है, तो ये 1.7 वाला डेटा तो भूल ही जाओ, 2.1 वाला डेटा याद रखो सिर्फ। ओके, नेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग OH बॉन्ड, जिसमें OH होगा क्या वो कोवैलेंट है क्या, मतलब NaOH क्या है, बेसिक क्या एसिडिक, H3COH क्या है, एसिडिक की बेसिक। हाँ, तो ये हो गया बेसिक, और ये क्या हो गया NaOH इज बेसिक। हाँ, सी मिथेनॉल इज एसिडिक, ये H3CO माइनस और H प्लस में ब्रेक होगा, ये हो गया अल्कोहल एसिडिक हो गया, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या होगा, ये तो एसिड नाम में ही है ना, हाँ, तो ये भी एसिडिक, तो कहीं पे OH एसिडिक है और कहीं पे OH बेसिक है, यही है ना। तो OH विथ द नॉन मेटल जैसे HNO3 वगैरह, उसके साथ क्या होगा, OH विथ नॉन मेटल इज एसिडिक और OH विथ मेटल इज बेसिक। हाँ, तो HNO3 भी ले लोगे तो क्या होगा, HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें OH किसके साथ है, नॉन मेटल नाइट्रोजन के साथ, OH नाइट्रोजन के साथ है, तो ये क्या होगा एसिडिक। तो जितना भी देखो HNO3 H2SO4 H2SO3 है ना, HClO4 सब में OH ही होता है बट नॉन मेटल के साथ होता है, तो वो सब क्या हो जाएंगे एसिडिक। जैसे HClO4 ये OH किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ है, तो एसिडिक होगा, बट वही तुम्हारा COH ट्वाइस ये मेटल के साथ हो गया तो ये बेसिक हो गया। इसी में कुछ कुछ एम्फोटेरिक भी आएंगे, तो फिलहाल तो इसका रीजन क्या वो देख ले। NaOH को जब तुम लोगे तो बताओ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है, सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो कौन किसमें डिफरेंस ज्यादा है, OH के बीच का डिफरेंस ज्यादा है, हाँ 1.4, तो ये मोर पोलार है और ये लेस पोलार है। तो जब वाटर में डालोगे तो जो वाटर होता है जो पोलार बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, तो वाटर में मोर पोलार बॉन्ड कौन सा मिला इसको, Na और वो ना, हाँ, तो वो ये NaOH मोर पोलार है, लेस पोलार है, तो लेस पोलार पे क्यों अटैक करेगा, मोर पोलार वाले को ऐसे ब्रेक कर देगा, किसमें Na प्लस और OH माइनस में। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, H2O की पोलैरिटी ज्यादा है तो मोल पोलार को डिजोल्व करता है, और H3COH ले लोगे, अब बताओ कार्बन का कितना था 2.5, ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, ये अगले बार तक डेटा लर्न हो जाना चाहिए पॉलिंग स्केल का, ये 1.4 और ये 1, विच वन इज मोर पोलार, किसमें डिफरेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हाँ वो और H पे, तो वाटर जाएगा तो लेस पोलार पे क्यों जाए अटैक करने, वो मोर पोलार पे अटैक करेगा, क्यों, वो सब तो आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, क्यों मोर पोलार पे अटैक करता है कैसे होता है, यही ब्रेक हो जाएगा OH वाला, ये क्या बन जाएगा H3CO माइनस और H प्लस, H प्लस दे दिया तो ये एसिड हो गया, क्लियर हो गया ना, इसलिए CH3OH एसिडिक और ये बेसिक। देख लो अभी, अब बताओ क्या क्या लिखा तुमने, बेसिक 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 NaOH बेसिक, NaOH बेसिक, हाँ ठीक है एसिडिक, हाँ अल्कोहल तो न्यूट्रल होता है वानी, अल्कोहल न्यूट्रल होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, बट अल्कोहल को तुम NH3 दे दोगे तो अल्कोहल H प्लस देगा, अल्कोहल को तुम सोडियम डाल दो तो हाइड्रोजन गैस बाहर आता है, वाटर के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल है अल्कोहल, बट वो सोडियम डाल दोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर आता है, मतलब उस समय इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, COH ट्वाइस में हाइड्रो सोडियम डाल दो कुछ नहीं होगा, मतलब वो बेसिक है।
तो वाटर में लोगे तो न्यूट्रल रहेगा, pH7 रहता है वो। ओके, येलोइश ट्राइसिस एम्फोटेरिक, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल है। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई एसिडिक है तो एसिड होगा, वाटर से कम एसिडिक कोई है तो वो वाटर उसके लिए एसिड का काम करता है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में। यू अंडरस्टूड मेटल एंड नॉन मेटल विथ OH बट डिड नॉट अंडरस्टैंड पोलर बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया। वाटर में कौन सा डिजॉल्व होता है, आयनिक कंपाउंड के कोवैलेंट? आयनिक, NaCl ही डालता है ना। ओके, हाँ, वाटर में आयनिक कंपाउंड ही ज्यादा डिजॉल्व होता है, ये होता है ना। NaCl को वाटर में डालोगे डिजॉल्व होगा, कोवेलेंट डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब घी को डाल दो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ऑयल को डाल दो डिजॉल्व नहीं होगा, वो सब कोवेलेंट कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में होता क्या है, पोलैरिटी होती है, ज्यादा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होता है। तो ज्यादा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस किसमें आएगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। किसमें, NaOH में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच ज्यादा है डिफरेंस। NaOH में O और H के बीच En डिफरेंस ज्यादा है, और Na और O के बीच डिफरेंस कम है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, Na और O के बीच डिफरेंस ज्यादा है और O और H के बीच डिफरेंस कम है। तो Na और O के बीच डिफरेंस ज्यादा है तो मोर आयोनिक हो गया ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा एक्स उतना आयोनिक, अभी बताया था ना, डेल्टा एक्स ज्यादा होगा तो उतना आयोनिक हो गया। तो ज्यादा आयोनिक कौन सा है, NaO कि OH? ऑफ कोर्स NaO। इसके प्रीवियस पेज पे था डेल्टा एक्स ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, था ना। NaO ज्यादा आयनिक हो गया तो आयनिक हो गया तो ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा किसमें, Na पे जो चार्ज होगा आ जाएगा Na प्लस, उसको OH माइनस। ओके, क्लियर हो गया अभी? हाँ भार्गव बोलो। हाँ बोलो। हाँ सर, H2O के लिए डेल्टा एक्स क्या आएगा, क्योंकि वो दोनों साइड से HH का, तो मतलब 2 बार एक पॉजिटिव एक चार्ज। बॉन्ड का लो, दोनों के एक एक बॉन्ड का लेके करो। तो अच्छा, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस ही लो, कोई एक डेल्टा लो। ओके ओके, वो नहीं लेना है तुम्हें, एक ही डेल्टा लेना है। अच्छा, तो फिर दोनों का ऐड नहीं होएगा ना? परसेंट आयनिक कैरेक्टर नहीं, वो एक बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर है, एक OH का है। अच्छा, ये दोनों OH का अपना अपना रहेगा वो। ओके, थैंक यू सर। ओके, ये डन, ये क्लियर हो गया अभी सबको, कौन सा आयनिक कौन सा कोवैलेंट। हाँ, फाइनेंस रूल नहीं पढ़ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में। ओके ठीक है, नेक्स्ट पेज करो। कितने पेज बच गए अभी, कम से कम मुझे लगता है 10 पेज बचे हुए। कल एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा फिर, कल का भी हाँ लेक्चर डिसाइड कर लो, फिर आगे पढ़ते रहेंगे। कल का कितने लेक्चर है तुम लोग के? 2 है, कब से कब? टू 2:30 to 4:30, 5:30 to 7:30। ज्यादा जाएगा, एक काम करो आज ही रुको, लॉन्गर रुको, आज ओवर कर देते हैं, यही से रहेगा ना। ठीक है, अभी करते जाओ, बाद में देखेंगे। ओके, तो क्योंकि फ्लो में तेजी से हो जाता है। नेक्स्ट देखो, इस पॉइंट पे देखो तो XOH वाला बता दिया उसने, मेटल नॉन मेटल में कौन सा ब्रेक होगा। X नॉन मेटल होगा तो कौन सा ब्रेक करोगे, OH बॉन्ड को, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड। मेटल ला तो किसको, NaOH टाइप को ब्रेक करोगे। वहां पे नीचे एग्जांपल दिया XO माइनस XX और XO माइनस XH, तो कौन सा ग्रेटर होगा, है ना। यदि OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा पड़ गया तो वो ब्रेक होगा, और यदि मेटल और X के बीच डिफरेंस पड़ गया तो वही ग्रेटर होगा। यही मैंने बताया अभी कि कब बेसिक कब एसिडिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, वही लिखा हुआ ना उसने। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया मैंने, XO और XA इज लार्ज तो उसको बेसिक ऑक्साइड बोलोगे। बेसिक ऑक्साइड कौन से बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड तुम लोगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एक मेटल है और एक ऑक्सीजन है,
मेटल और ऑक्सीजन के बीच डिफरेंस ज्यादा आएगा ना, मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और नॉन मेटल ऑक्सीजन ले लोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आएगा, तो वो क्या बनते जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसलिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया तो क्या होगा, बेसिक होगा, और कम हो गया तो एसिडिक होगा। एग्जांपल देखो, जैसे Na2O, तो डिफरेंस कितना आ गया, इसका 1 है और 3.5 है, तो डिफरेंस 2.5 पे है, मतलब ये मेटल ऑक्साइड है, तो ये क्या हो गया, बेसिक की ओर चला गया। डिफरेंस ज्यादा होगा मेटल ऑक्साइड में, तो ये बेसिक होगा। और वही तुम SO3 ले लो, तो सल्फर का कितना होता है 2.8, ऑक्सीजन 3.5, तो डिफरेंस कितना हो गया, SO3 SO2 जो कुछ भी रहे, ये डिफरेंस 0.7 का आ गया, तो डिफरेंस बहुत कम है। डिफरेंस कम है मतलब आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवैलेंट ज्यादा हो गया ना, तो ये क्या हो गया, कोवैलेंट मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड था। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक हो गया। कैसे नहीं मालूम चला तो वाटर में डाल दो, देखो एसिड बन गया H2SO4। बेसिक ऑक्साइड को क्यों बोलते हो, क्योंकि उसको वाटर में डाल दो बेस बन जाएगा। नॉन मेटल का नॉन मेटल्स का ऑक्साइड बेसिक होते हैं, क्यों, उसको वाटर में डालो तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और नॉन मेटल का ऑक्साइड को वाटर में डालो तो एसिड बन जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि XO माइनस X से लार्ज हो गया, डिफरेंस लार्ज हो गया तो वो आयनिक की ओर गया, मतलब वो बेसिक की ओर जाएगा। डिफरेंस कम हो गया तो वो एसिडिक की ओर जाएगा। ये सबको क्लियर है। बस डिफरेंस याद रखो उसको हम, कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, हम सोडियम की जगह मैं लिथियम ले दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, डिफरेंस तो बड़ा ही दिखेगा ना उसमें। ऑक्साइड की बात है, दूसरे साइड ऑक्सीजन है और एक साइड मेटल है, तो मेटल का क्या होगा, सबका 1 के आसपास होता है, 1, 0.9, 0.8 ऐसे रहता है ना। 1 की जगह कोई लेके मैं 0.9 कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंस बड़ा आएगा। नॉन मेटल में डिफरेंस कम आएगा। हाँ, तो बेसिक ऑक्साइड एसिडिक हो जाते हैं, मेटल ऑक्साइड इसीलिए बेसिक हो जाएंगे। और कहाँ है कोई वेटिंग में, वेटिंग में नहीं है कोई। हाँ, और इसका कितना हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाँ ये कर दिया है भाई। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक याद कर लो, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ, XH मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अभी वो प्रॉब्लम रही क्या, जो ऊपर लिखा था, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना XH मतलब 2.1, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन मतलब जिसको XO लिखा हुआ है 3.5, वही मैंने लिखा ना, 3.5, 2.1, फिर XO माइनस XS ले लो 3.1, और सोडियम का कितना है 1, तो डिफरेंस ले लो। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ HF HCl HBr HI, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेल्टा एक्स, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। HF की बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होगी देन HCl देन HBr देन HI, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। तो सबसे वीक बॉन्ड किसका हो गया, HI का, ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक बॉन्ड, क्लियर। और HF का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, पहले तो रॉन्ग कर लो तुम लोग, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया इसमें, एज एक्सपेक्टेड सबका आंसर HF, केवल एक आंसर मिला मुझे HI। वो HI पहला आंसर सही था, किसका, सोहम का, सोहम पाठक, यस। बाद में सही आया भार्गव HI, ओके। अब त्रिशा वल्लभ सोहम सबका HI अब आ रहा है, ओके। HI स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, क्यों, ये वीक बॉन्ड है, आराम से ब्रेक हो गया। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, HF जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ये क्या हो गया, वीक एसिड, बहुत ही वीक एसिड होता है HF, ब्रेक ही नहीं होता। अरे वो H को रिलीज करे तब तो एसिड बोलोगे ना। मीथेन को देख लो, मीथेन हाइड्रोजन को रिलीज ही नहीं करता था, मीथेन को एसिडिक नहीं बोलते हम लोग, बट HI तो तुरंत रिलीज करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ किधर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बार बार जितने बार मैं पूछूंगा स्टार्टिंग में रॉन्ग होगा, बाद में तुम्हें लर्न हो जाएगा। HF
HCl HBr HI, IIT में कई बार ये स्टेटमेंट आते रहता है, क्योंकि बिल्कुल उल्टा ये लग रहा है ना कि HF स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बट इट इज HI, इसलिए बार बार आता है क्वेश्चन, ये लर्न कर लेना। क्लियर हो गया? HI का बॉन्ड वीक है, आराम से ब्रेक होगा। ओके, नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट में देखो क्या किया मैंने, कमेंट ऑन द एसिडिक और बेसिक नेचर। ये तो देख के ही मालूम चल गया, बता दो। ClOH क्या हो गया, नॉन मेटल के साथ OH है, क्लोरीन नॉन मेटल है ना, एसिडिक। TlOH थैलियम क्या है, मेटल है, बेसिक। हाँ, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट पे जाओ। रिलेटिव रिडक्शन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो उसने बताया कि फोर्स जो होता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हम लोग ने बोस थियरी में किया था। हाँ, तो अब ये NaCl जो होता है उसको वाटर में डाल दो, तो सिर्फ यही बताया कि आयनिक बॉन्ड गेट वीकर इन वाटर। NaCl का आयनिक बॉन्ड धीरे धीरे वीक पड़ जाता है, कैसे हुआ अभी आगे आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी करके एक कंसेप्ट है, वो नेक्स्ट पेज पे। आयनिक बॉन्ड वीक पड़ गया तभी तो Na+ सॉलिड डाला तुमने, मतलब एक साथ बहुत सारे Na+Cl- थे, सॉल्ट को डाल दो, धीरे धीरे सॉल्ट गायब हो जाता है। तो होता क्या है, उसके बीच का बॉन्ड Na+ और Cl के माइनस के बीच का बॉन्ड ब्रेक होते जाता है, धीरे धीरे ब्रेक होकर Na+ अलग Cl- अलग, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग कि वो वीक पड़ गया। तो अब ये वीक कौन सा करेगा, तो नेक्स्ट पेज पे देखो, जिसका जो जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा वो उतना वीक करेगा। तो सबसे ज्यादा जो पोलर वैल्यू आ जाता है, देखो एयर वाटर एंड अल्कोहल, 3 डेटा दिया हुआ है, सबसे ज्यादा किसका है, वाटर का है ना। वाटर का परमिटिविटी वैल्यू कितना, 82 हो गया, तो 82 सबसे ज्यादा वीक करता है ये। तो ये बेस्ट सॉल्वेंट होता है किसी को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मोर पोलर बॉन्ड वो क्या होता है, परमिटिविटी, मतलब वो कितना परमिट कर रहा है आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। जैसे दो मैग्नेट के बीच में तुम बुक रख दो तो परमिटिविटी बहुत कम है, वो दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो है ही नहीं। और दो मैग्नेट के बीच में एयर डाल दो तो एयर परमिट करेगा उसे, यहाँ आपस में बॉन्ड बना ले, वो नजदीक आएगा, तब देखोगे अट्रैक्शन फोर्स आ गया। तो परमिट कितना कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना, वो एप्सिलॉन नॉट वाला, वो परमिटिविटी वैल्यू पे आ जाता है। तो जो जितना डेंस सब्सटेंस होगा वो परमिट कम करता है वो। तो जैसे दो मैग्नेट हो गया, तो या दो चार्ज पार्टिकल हो गया Q1 Q2, उसके बीच में तुम एयर रख दो, वाटर रख दो, अल्कोहल रख दो, कोई बुक उठाकर रख दो, स्टोन डाल दो, तो कौन कितना परमिट करेगा उसके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन फोर्स है। एयर में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, वाटर में कम हो जाता है। दो मैग्नेट के बीच में वाटर है तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, तो उतना परमिट नहीं कर रहा, उसका परमिटिविटी वैल्यू बहुत हाई है। फिर इनवर्सली रिलेटेड टू परमिटिविटी वैल्यू, वाटर की परमिटिविटी वैल्यू बहुत हाई होती है 82, तो फोर्स को बिल्कुल वीक कर देता है वो। दो Na+ और Cl- के बीच में आ जाएगा, वो अट्रैक्शन फोर्स फील ही नहीं होगा दोनों का आपस में। दो चार्ज पार्टिकल को रख दो वाटर के बीच में, जल्दी अट्रैक्ट ही नहीं होगा, वाटर का वो क्या होता है, बिल्कुल परमिट नहीं करता। सेम लाइक दो, एक स्टोन को रख दो बीच में, नॉर्थ पोल साउथ ले लो, एक स्टोन को बीच में रख दो, बिल्कुल परमिट नहीं करेगा कि दोनों मैग्नेट आपस में स्टिक करें। क्लियर हुआ अभी? तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एबिलिटी टू डिसॉल्व होता है, वो डील करेंगे हम लोग बाद में बॉन्डिंग में। तो परमिटिविटी वैल्यू से आ गया। अब एक पॉइंट आ गया लैटिस एनर्जी, या दूसरा हो गया हाइड्रेशन एनर्जी, यही लास्ट दो कंसेप्ट बचा, वो हो जाएगा 7 बजे तक। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी आज ही हो गया, इसके बाद डाउट्स के लिए टाइम रखेंगे सिर्फ हम लोग, ये दो बचा हुआ। लैटिस एनर्जी पे चले हम लोग। तो देखो लैटिस एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक लैटिस। अच्छे से याद करना है डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आयोनाइज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, क्लियरली इसका डेफिनेशन सही से याद होना। 1 मोल सॉलिड लो, मतलब NaCl का 1 मोल लोगे तो कितना लोगे, NaCl सॉलिड 58.5 ग्राम। इमेजिन करो सॉल्ट लेके आए 58.5 ग्राम, है ना। अब जब ये ब्रेक हो गया, एक एक पार्ट अलग, Na+ गैस अलग, मतलब एक एक Na+ अलग, एक Na+, एवोगाड्रो नंबर ऑफ Na+, सब एक दूसरे से दूर हो गए, और Cl- भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग पड़ गया।
तो उसको करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तब तो अलग हुआ ना, डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। मतलब 1 मोल आयोनिक सॉलिड को कंप्लीटली तुम्हें आयंस में ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ा। डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक व्हाट, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक लैटिस इनटू गैसियस कैटायन एंड एनायन, उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। यही हुआ ना। या अपोजिट सोचो, 1 मोल Na प्लस और Cl माइनस गैस को आपस में जब वो रिएक्ट करेगा, सबका 1-1 मोल लो, ये 1 मोल ले लो, ये 1 मोल ले लो, और जब ये 1 मोल NaCl बनाना है, ठीक है, सॉलिड, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा, रिलीज होगा ना, एनर्जी रिलीज होगी, निगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज। तुम्हें बनाना क्या है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, जैसे 1 मोल ऑफ कंपाउंड तुम्हें AlCl3 बनाना है, तो इसका लैटिस एनर्जी मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम का 1 मोल लो, Al3+, किस स्टेट में, गैसियस, कंस्टिट्यूएंट आयंस, आयंस लेना है तुम्हें, ये नहीं कि एल्यूमिनियम सॉलिड मत ले लेना, और 3 क्लोरीन एटम लेना है, वो भी आयंस लेना है, Cl2 गैस नहीं लेना, 3 मोल्स ऑफ Cl माइनस गैस लो, तो 1 मोल Al3+, 3 मोल Cl माइनस गैस जब कंबाइन करके सॉलिड बन गया 1 मोल, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। डेफिनेशन क्लियर हो गया, क्या हो गया, क्लियर, गुड। तो लैटिस एनर्जी क्या हो गया, हाँ, डेफिनेशन शुड बी क्लियर कि 1 मोल AlCl3, या अपोजिट भी लिख देते हैं कि 1 मोल AlCl3 सॉलिड ले लें, दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट ही है ना, और उसको Al3+ गैस और 3Cl माइनस गैस में ब्रेक करने में जो एनर्जी देना पड़े उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव हो गया था, लैटिस एनर्जी में भी पॉजिटिव और निगेटिव। डेफिनेशन तुम जैसे लिख दो, डेफिनेशन हो गया कि 1 मोल सॉलिड को कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, या 1 मोल सॉलिड बनाने के लिए कंस्टिट्यूएंट आयंस से कितना एनर्जी रिलीज हुआ, उसको लैटिस बोलेंगे। लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा, जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, उतना लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा ना। जब प्लस माइनस फोर्स ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज्यादा होगा ना, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, तो क्लोरीन को जल्दी एक दूसरे से बाहर जाने ही नहीं देगा, तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, फिर ज्यादा पड़ेगी ना। तो लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 Q2 बाई व्हाट, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, कैटायन और एनायन का मिला के। लैटिस एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ऐसा याद है एक फॉर्मूला बोस थियरी में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, मतलब दो Q1 और Q2 जितने बड़े होंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, Q1 और Q2 जितना बड़ा होगा उतना एनर्जी रिलीज किया, जितना क्लोज आए उतना एनर्जी रिलीज करेगा। मान लो 2 मैग्नेट ही ले लो, तो 2 मैग्नेट छोटे छोटे हैं तो दोनों को स्टिक कर दो तो उतना एनर्जी रिलीज नहीं हुआ है, बट 2 बड़े बड़े मैग्नेट नजदीक आए, उसी तरह 2 बड़े बड़े चार्ज Q1 Q2 चार्ज ज्यादा वो नजदीक आ गया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर जाएगा ना। और आर के इनवर्सली रिलेटेड, मतलब वो दोनों जितने नजदीक आ गए उतनी एनर्जी रिलीज होगी, जितने दूर हो गए उतने कम एनर्जी रिलीज होगी। ये भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q2 बाई R। R क्या था, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। हाँ, तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, दोनों मिला के डिस्टेंस हुआ ना। ये R क्या था, डिस्टेंस था यहाँ पे, और वही डिस्टेंस यहाँ पे कैटायन प्लस एनायन का दोनों को मिला के होगा डिस्टेंस। ये क्या था, ये Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल, यदि R डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें ये स्टोर्ड होता है। यहाँ पे कैटायन एनायन के बीच का डिफरेंस क्या होगा, Rc प्लस Ra है ना। हाँ, तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, और डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज ऑन दैट। तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड हुआ, वही लिखा उसने, चार्ज ऑन आयन, साइज ऑन आयन, यही है ना। और एक और टर्म आ जाएगा, पैकिंग ऑफ आयन, कौन सा आयन कितना अच्छा पैक हो गया। लैटिस एनर्जी इज इन द हार्ड कॉपी गौरव, आई थिंक लैटिस एनर्जी दिया है ना मैंने नोट्स में।
हाँ हाँ गिवन है, यस यस, वो देखो ठीक से देखो गौरव, शायद वो तुमने मिस कर दिया होगा, वो पीडीएफ में ही है। हाँ ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सब दिया हुआ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इन द पीरियड तुम जाओगे तो चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। मतलब तुम एनएफ एमजीएफ, तो अभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, तुमने नोट्स बार बार रिवीजन किया था, तुरंत आंसर लिख के आओगे किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो सोचो इसमें +1 -1 चार्ज है, इसमें +2 -1 चार्ज ले लो, इसमें +3 -1 होगा, एक एक आयनिक का चार्ज ले लो, इस पे चार्ज ज्यादा हो गया, तो लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा हो गया, LF3 देन ये लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यही हुआ ना। अब NaCl और MgO का लैटिस एनर्जी का डिफरेंस देखोगे तो इसका लैटिस एनर्जी मान लो x है, तो इसका लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट 4x होगा, क्यों, चार्ज तो देखो +2 -2 है, इस पर +1 -1, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q1 Q2 by R ना। NaCl में चार्ज +1 -1, MgO में +2 -2, तो सोचो MgO में कितना हाई लैटिस एनर्जी होता है, इतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होता है कि MgO ब्रेक ही नहीं होता। तो जब तुम्हें फर्नेस में किसी चीज को गर्म करना हो, मान लो 1000 डिग्री टेम्परेचर है, तो तुम आयरन डालोगे, 1000 डिग्री टेम्परेचर लाओगे तो तुम्हारा फर्नेस ही मेल्ट हो जाएगा। तो हर जगह टंगस्टन तो यूज कर नहीं सकता कि 3200 डिग्री सस्टेन करे, तो हम लोग उसके अंदर लाइनिंग बनाते हैं। लाइनिंग क्या करते हैं, फर्नेस बना दोगे, उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं ऐसे सब्सटेंस का जो ब्रेक ना करे। तो ब्रेक नहीं करने वाले सब्सटेंस कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इतना ज्यादा लैटिस एनर्जी है कि बिल्कुल ब्रेक नहीं करता, वो टेम्परेचर मेंटेन करता फर्नेस में, वो अपने आप बचा रहेगा। तो वहां पे जाओगे ना, जैसे मैं भारत फोर्ज में जॉब करता था पुणे में, तो पुणे में मैकेनिकल इंजीनियर में गया था मैं, तो वहां पे एक ऐसा क्लॉथ था जिसमें टेम्परेचर 1000 डिग्री है, तो उस कपड़े को उसके ऊपर डाल देते थे, रोबोट आता था उसको उठा के चल जाता था, ताकि रोबोट के आर्म ना जले। तो उस कपड़े को डाला जाता था, तो कपड़ा मैंने देखा कि अरे ऐसा कैसे, तो याद आया मुझे कि अच्छा ये कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना हुआ कपड़ा है। फिर मुझे होली का याद आया, होलिका दहन, कि एक ऐसा क्लॉथ भी होता है जो आग में ना जले। समझ में आया ना। तो वो लोग ऐसा ही क्लॉथ बना के रखते हैं व्हाइट व्हाइट, कितना भी आग लग जाए, 800 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना हो, सब मिल्ट क्यों ना हो, जो वो बचा रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना रहता है वो, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई रहेगा। हाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर। क्लियर हुआ क्या मतलब है इसका। बिल्कुल नहीं बर्न होगा ना, वो 1000 डिग्री 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उससे कुछ भी नहीं होगा। और जब उस समय पहले तो मैंने पढ़ा था, बट जब देखा तो अचानक याद है ना, अरे ये तो कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना है। हाँ, तो वो थोड़े और महंगे होंगे, फायर ब्रिगेड के टेम्परेचर तो उनको तो ज्यादा नहीं टेम्परेचर की जरूरत है, 400-500 डिग्री भी नहीं चाहिए उनको। इसका तो 1000 डिग्री पे भी तुम्हारा रह जाएगा, इतना ज्यादा लैटिस एनर्जी है। ओके, तो ये सब सस्टेन कर जाता है, देखने में नॉर्मल कपड़े लगेंगे, व्हाइट कलर का कपड़ा था वो। NaCl MgO क्लियर हुआ ना क्यों हुआ, ये लैटिस एनर्जी है, इसको कुछ नहीं होता वो। नेक्स्ट LiF Li2 Li3n किसका ज्यादा होगा, चार्ज पे ही है, लिथियम पे चार्ज तो +1 ही है, लिथियम पे तो हर जगह प्लस है, फ्लोरीन पे वो माइनस, Li2 लोगे तो ऑक्सीजन पे -2 तो आया ना, +1 -2, और Li3n करोगे तो क्या होगा, ये -3 हो गया है, लिथियम पे +1 होता है चार्ज 3, हाँ तो Li3n ज्यादा होगा। तो ये हो गए क्वेश्चन जो मिलते हैं तुम्हें, किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये सीरीज डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, नोट्स इतना बार लर्न करो कि सब याद रहे, एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम्पल लर्न एग्जाम में लिख के आ जाओगे। Li3n इज ग्रेटर एनर्जी। नेक्स्ट देखो, राइट हैंड साइड पे, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे लिखा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, यही होगा ना। हाँ तो KF KCl KBr KI, साइज क्या हो रहा है देखो, साइज लगातार डिक्रीज हो रहा है, KI का तो और डिक्रीज हो गया। तो KF का साइज, KF छोटा छोटा है, मतलब जब छोटे होंगे तो उसमें क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, KI का लैटिस एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कम होते जाता है। वैसे ही ना, बॉन्ड एनर्जी भी जब बड़े एटम होंगे तो साइज बड़े होने से बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है, लैटिस एनर्जी भी कम होती है, बड़े बड़े एटम ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते। क्लियर हो गया अभी। ओके, लैटिस एनर्जी क्या होगा, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट डेफिनेशन था हाइड्रेशन एनर्जी, जो आज ही के लेक्चर में थोड़ा मैंने बताया, बट अभी डिटेल आएगा वही हाइड्रेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन एग्जैक्टली लर्न करो, लर्न द डेफिनेशन, ठीक है। यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन। व्हाट इज रिटन? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन और एनायन इज what is being done? Amount of energy released when 1 mole of gaseous cation or anion are completely dissolved in water is called hydration energy। मतलब Na+ जब होगा completely water में dissolve हो जाए तो Na+ क्या होगा, X water आके उसके आसपास सराउंड कर जाएगा, तब उसका नेम हो गया Na+ aqueous। क्यों? उसके आसपास वाटर ही वाटर आके स्टिक कर गया, इसी को हम लोग लिखते हैं Na+ aqueous, मतलब Na+ सराउंडेड बाई वाटर। वो Na+ जहां जहां जाएगा उतने, मान लो Na+ के आसपास समझो 1000 वाटर मॉलिक्यूल आके स्टिक कर गया, तब Na+ जहां जहां जाएगा वो 1000 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ साथ चलते जाएंगे जहां जहां जाएगा वो, तो उसको बोलेंगे एक्वस Na+। एक मोल जब आयनाइज होगा, एक मोल हाइड्रेटेड होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो मतलब है। तो जब ये Na+ हो गया तो ये आयनाइज हुआ कैसे? अभी पोलर बॉन्ड तुमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन पे क्या था, डेल्टा- था ना, तो इसके साथ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन जहां भी है ऑक्सीजन वाला एंड आके इधर अट्रैक्ट होता जाएगा, अट्रैक्ट होके क्या बनाएगा, तो एक बॉन्ड बन रहा है ना, और जैसे जैसे वाटर क्लोज आते गया ये एक एनर्जी रिलीज होगा, दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। H2O इस तरह से लेते जाओगे तो H2O आके आसपास जैसे मैग्नेट के आसपास चिपक जाता है, ये भी आके स्टिक कर गया, एक्चुअली ये इतना बड़ा हो जाएगा Na+, ये हाइड्रेटेड आयन हो गया, हाइड्रेटेड आयन। विच आयन इज मोर हाइड्रेटेड? Li+। हाँ, तो हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके आसपास उतने वाटर स्टिक करेंगे, और इनवर्सली रिलेटेड टू साइज, जो जितना ज्यादा छोटा साइज होगा, यही मैं बता रहा था, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा आते रहेगा वो। क्या Kf ग्रेटर देन Ki कैसा आया? क्यों? साइज फैक्टर, साइज जितना बड़ा होता है लैटिस एनर्जी कम होता है, तो Kf ग्रेटर देन KCl देन KVL देन Ki। ओके, हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी इज चार्ज बाय साइज, ऐसा आ गया ना। अब बताओ कौन सा ज्यादा हाइड्रेटेड होगा? Li+, सोडियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। Li+ छोटा जरूर है, बट वो बड़ा हो जाएगा ऐसे वाटर का लेयर लाके, ठीक है, यही बताया था ना आज। और सीजियम क्या था? थोड़ा सा ये सीजियम बड़ा ही था, बट वाटर का लेयर थोड़ा बहुत ही आ गया, वाटर इतना ही आया है इसके आसपास, तो किसका साइज ज्यादा होगा? हाँ, फ्रांसियम छोड़ दो, तो सीजियम का साइज छोटा रह गया, लिथियम का साइज बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया? साइज ऑफ आयन Cgm+ हो गया, बट साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन लिथियम+ का ज्यादा होगा। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन किसका ज्यादा है? लिथियम+। तो वाटर में कंडक्टिंग ज्यादा कौन सा होगा, वो ये बताओ, Li+ के Cs+, कौन सा ज्यादा कंडक्ट करेगा? Li+ का साइज बड़ा, वो मूव ही नहीं कर पाएगा। हाँ, Cgm+। तो ये क्वेश्चन IIT में बार बार आया हुआ है, तुम लोग के टेस्ट में भी आना ही है क्वेश्चन, है ना। तो Cgm+ ज्यादा कंडक्ट करेगा, मतलब कंडक्टिविटी उसका ज्यादा होगा, या आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, या कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ये बार बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आना ही है। तो सीजियम विल बी मोर कंडक्टिव देन लिथियम। क्यों आता है एक्सेप्शन? ये तुम कंसेप्ट मालूम है तब तो बताओगे। कौन सा? लिथियम+ स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी है, लिथियम+ छोटा था, सुबह भी बताया था, तो जस्ट उसको रिकॉल करा रहा हूँ कि लिथियम पे हाई चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इनवर्सली रिलेटेड टू साइज था ना, चार्ज तो दोनों पे +1 ही है, बट लिथियम का साइज छोटा है, तो पावरफुल मैग्नेट की तरह काम किया था, पावरफुल मैग्नेट आ गया तो वाटर ही वाटर स्टिक कर गया। सीजियम पे चार्ज डिफ्यूज होगा ऐसे, है ना, डिफ्यूज चार्ज, तो बहुत कम वाटर का लेयर उसके आसपास आ पाए। तो सीजियम बड़ा था बट अब थोड़ा बहुत स्टिक करके छोटा ही रह गया, और लिथियम छोटा था बट इतना वाटर स्टिक कर गया कि बहुत बड़ा बन गया। सोच लो। हाँ, तो यही बताया था ना उस समय, ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना।
तो कैटायन एनायन क्या होते हैं तुम्हें इस तरह से सॉल्वेट होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे बस वही दिखाया हुआ है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, दोनों आयोनाइज होंगे, Na+Cl- दोनों तुम्हारे हाइड्रेटेड होते चले गए, यही हो गया ना। और ये क्लियर हो गया अभी। ओके नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट में Cl- का भी तो उसी तरह से होगा, Cl- होगा, उसके आसपास क्या होंगे, वाटर ऐसा आके स्टिक करेगा, डेल्टा प्लस, यही होगा ना। तो ये डेल्टा और लैंडा आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया, ये भी हाइड्रेटेड कहलाएगा। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, वो मैंने बताया चार्ज बाई साइज के रिलेटेड होगा, चार्ज बाई साइज। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन आते रहता है, Na+ से ज्यादा Mg2+, उससे ज्यादा किसका होगा, Al3+। जितना चार्ज बढ़ता है उतना हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ते जाता है, यही हुआ ना। ओके ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयन, ये देखो ऑर्डर ऑफ द साइज जो अभी बताया मैंने वही दिया हुआ है, लिथियम से लेकर सीजियम तक आयनिक साइज ज्यादा है, बट एक्वस कंडीशन में देखो Li+ का साइज जब बड़ा है और Cgm+ का छोटा है, यही जो मैंने बताया वही सब दिया हुआ है। Li+ का साइज देखो बड़ा सा बनाया हुआ है ना, और Cgm का साइज छोटा रह गया जो मैंने बताया अभी, यही है ना। आयनिक मोबिलिटी नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, आयनिक मोबिलिटी किसके रिलेटेड होगा, जो छोटा रह गया आयन वो तुरंत मूव करेगा, और जो बड़ा हो गया उसको तो बहुत हिंड्रेंस मिलेगा। आयनिक मोबिलिटी किसका ज्यादा हो गया, लिखा हुआ नीचे नोट्स में, Li+ का सबसे कम और Cgm+ का सबसे ज्यादा, यही है ना। हाँ उसी तरह F- आयनिक मोबिलिटी की बात की जाए तो क्या हो गया, Li+ का सबसे कम हो गया एक्वस का, और Cgm का सबसे बड़ा हो गया। उसी तरह F- का सबसे कम होगा, और यहाँ पे Cl- का सबसे बड़ा होगा, ये रहेगा ना। वाह अब लास्ट कंसेप्ट बोर्न हार्बर साइकिल बचा है थोड़ा सा। ओके ये आयनिक मोबिलिटी हो गया, ये क्लियर हो गया ना। ये दोनों कंसेप्ट आ गए, ये वाले दोनों आते हैं। आदित्य बोलो, यस आदित्य बोलो। सर अगर F- का सबसे कम होगा तो Cl- का सबसे ज्यादा कैसे होगा? Cl- नहीं, रुको, आयोडीन शायद। आयनिक मोबिलिटी I- की ज्यादा होगी, साइज छोटा ही रह गया वो। अच्छा वो लिखने में मेरा रह गया, तुम वो बोलो, ऑर्डर लास्ट में आई आता है। हाँ हाँ राइट, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा, पूरा लिख देते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, यस अनुष्का बोलो। सर हाइड्रेशन एनर्जी का एक इक्वेशन दिया है नोट्स में कि -ΔH1 + ΔH2, वो समझ में नहीं आया वो मुझे। दोनों का ऐड कर दो, Na+ भी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ Cl- भी रिलीज करेगा, ओके हाँ तो दोनों ऐड करके आएगा। मतलब हाँ होता है बेसिकली कि जब तुम NaCl को डालोगे तो क्यों हाइड्रेट होता है, Na+ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, एकदम ऐसा ही एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस ले लो तो 1 मोल बन गया तुम्हारा, यही है ना। हाँ। अब बताओ इस पे तुम्हारा वाटर अटैक करे तो क्या होगा, H2O आके ऐसे अटैक किया, इस पे HOH आके अटैक करेगा, ऐसे चारों ओर से वाटर अटैक करेगा, करेगा ना। हाँ तो कुछ एनर्जी सोडियम से रिलीज होगा, कुछ क्लोरीन से रिलीज होगा, हाँ तो वो दोनों ऐड करना है। हाँ दोनों ऐड करना है, और हाँ फाइनली पूरा Na+ एक बन जाएगा, Cl- से बन जाएगा, हर एक Na+ अलग, हर एक Cl- अलग। ओके हाँ तो उसकी टोटल वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। हाँ टोटल हाइड्रेशन है, हाँ मोल है सोडियम, 1 मोल क्लोरीन, हाँ थैंक यू। ओके। ये भी, रुको एक और डाउट, हाँ हाँ सोहम बोलो। सर वो नोट्स में दिए है कि चार्ज फैक्टर डोमिनेट साइज फैक्टर, वो नहीं समझ में आ रहा है। चार्ज
कहाँ पे दिया है? डोमिनेट्स साइज फैक्टर ऐसा। हाँ, चार्ज और साइज जब दोनों देखना होगा तो चार्ज का फैक्टर ज्यादा है, साइज का इफेक्ट कम आता है। साइज बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, चार्ज तो सीधे डबल डबल हो गया। NaCl में +1 -1 है और MgO में डायरेक्ट 4 टाइम्स हो गया, MgO +2 -2, बट साइज 4 गुना नहीं करता कभी, है ना? तो साइज फैक्टर डोमिनेटिंग हो गया। अब ये बॉर्न है के लास्ट वाला पार्ट। इट इज, ये क्या मेथड है? लैटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक कंपाउंड विच वेरीज थर्मोडायनेमिकली, मतलब हेस लॉ से हम लोग इक्वेट करके इसको ले आते हैं, बट ये मेन थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, इसको यहाँ पे नहीं करना है। ये 3-4 पेज फालतू का दिया हुआ। इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथाल्पी, तो अरे ये सब कोई जरूरत नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ है। यहाँ से 3-4 पेज छोड़ दो, सीधे नेचर ऑफ ऑक्साइड पे आ जाओ, लास्ट पेज पे। बॉर्न हेबर साइकिल नहीं पढ़ना, ये पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग अभी एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इसके, ठीक है? बुकलेट देखना तुम्हारा ये नहीं है, बट नोट्स तो मिल गया ना, इसको बाद में कर लेंगे, राइट? हाँ, तो बस लास्ट 2 पेज बच गया फिर तो। ओके, देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड ये भी कर चुके हम लोग। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो गया? वो पेज छोड़ दिया ना लास्ट का, बीच में 2-3 पेजेस तुम लोगों ने जो थोड़ा दिख रहा है ग्राफ टाइप का, वो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल बॉन्डिंग का, इधर नहीं करना। तब लास्ट 2 पेज बचा हुआ है केवल, 10 मिनट और 10-15 मिनट। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड क्या होता है? जनरली बेसिक इन नेचर, यही है ना? तो ये तो बताया ना अभी, मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा। उसके बाद डिपेंड करता है क्या? चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल, कैटायन की कितना चार्ज डेंसिटी होगा, उसी के अनुसार वो ऑक्साइड का कैरेक्टर होगा। मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट? यूजुअली बेसिक इन नेचर, समटाइम्स एम्फोटेरिक, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया तो एल्यूमिनियम पे चार्ज ज्यादा है, एम्फोटेरिक की ओर आ गया, और समटाइम एसिडिक की ओर भी चला जाएगा। एसिडिक की ओर तब चला जाएगा जब उस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। अब ये एसिडिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड कैसे डिफाइन कर दिया गया? चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल कैटायन, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे और जितना कम छोटा साइज होगा कैटायन का। ये चार्ज बाई साइज रेशियो देखो, हाइड्रेशन एनर्जी में भी था, लैटिस में भी था, सेम चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा, तो इसी तरह इस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो क्या बनेगा? कोवेलेंट बनते जाएगा। तो जब तुम ऑक्साइड की बात करो, Na2O, MgO, Al2O3, ये सब क्या होते जाएगा बताओ? ये बेसिक हो गया, ये उस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्यों? NaOH बनेगा। ये क्या बनेगा? वीकली बेसिक होगा, क्यों? MgOH ट्वाइस बना ना, तो इतना ज्यादा ये तुम्हारा बेसिक नहीं रह जाता। और एल्यूमिनियम तो सीधे एम्फोटेरिक पे आ गया, यही है ना? CO2 पे जाओगे तो सीधे एसिडिक पे आ गया। सिलिकॉन ले लो, SiO2 की ओर चले जाओगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस वगैरह पे चले जाओ तो एसिडिक जाएगा। सल्फर पे बहुत ज्यादा एसिडिक, और क्लोरीन तो एकदम हाईली एसिडिक चला जाएगा, HClO4 पे चला जाएगा वो सब। तो ये बीच में क्या हो गया? बेसिक से एसिडिक की ओर चलते जा रहा है। ये किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज डेंसिटी है, तो सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1, मैग्नीशियम में +2, इधर +3, सिलिकॉन +4, फास्फोरस +5, सल्फर +6, क्लोरीन पे +7 चार्ज आता है। कैसे आता है बाद में देखोगे। तो पीरियड में क्या बन रहा है? बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज होता है। तो जिसपे ज्यादा चार्ज होगा, ज्यादा प्लस चार्ज होगा, वो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक की ओर चला जाएगा, यही होगा ना? ओके, तो बेसिक नेचर ऑफ मेटल क्या होता है? 1 by चार्ज डेंसिटी, इनवर्सली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी हो गया। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का तुम लिस्ट याद कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि IIT बार बार देता है ये, और सब ड्रम करते हैं, हर बार IIT में JEE मेंस में आता ही आता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का लिस्ट। तो सोचो कितना आएगा ये हाईली मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन सा हो गया? Zn, Al, Be, Sn, Pb और Ga, ये याद कर लोगे, ये सब एम्फोटेरिक है, ऐसे याद कर सकते हो। Zn, जनाबे अली ने बेकार
जर्मेनियम भी आ जाता है, गाया सॉन्ग, मतलब इसको पंजाबी सॉन्ग लिख सकते हो। आर्सेनिक, एंटीमनी भी आ जाता है इसमें। आज सब गए ऐसे करके, ये सब एम्फोटेरिक है। बट ये डिटेल में तुम्हें कब आता है, जब तुम पी ब्लॉक पढ़ते हो। तो Zn का कौन सा, एल्यूमिनियम का कौन सा, एक एक का प्रॉपर्टी पढ़ते हो, बेरिलियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, तो तुम्हें याद होते जाता है, जर्मेनियम का, टिन का, लेड का। तो अभी तो मोटा मोटी याद कर लो जितना नोट्स में। क्लियर? उसके बाद बोला कि ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेसिक, यही होगा ना, जितने भी ये बेसिक होंगे एक्सेप्ट वन, बेरिलियम। बेरिलियम एल्यूमिनियम क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है ना, बेरिलियम एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप है, तो दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लास्ट पेज, अब तो बहुत खुश हो गए तुम लोग, लास्ट पेज पे आ गए हम लोग। न्यूट्रल ऑक्साइड, ये बार बार पूछता है, ये भी उतना ही पूछता है। तो न्यूट्रल कौन सा है, इसको वाटर में डाल दो ना, एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, कौन सा, NO, N2O, लाफिंग गैस, CO और H2O। तो ये लिस्ट डायरेक्ट लर्न करोगे, ठीक है। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में कौन कौन सा हो गया देखो। डी ब्लॉक ऑक्साइड्स आर बेसिक, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो MnO में +2 स्टेट है, बेसिक है। MnO2 में +4 है, एम्फोटेरिक है। Mn2O7 +7 वाला है, तो जितना हाई पॉजिटिव चार्ज उतना एसिडिक था, Mn2O7 एसिडिक है। ये लर्न करोगे, ये दोनों लर्न करोगे, MnO वाला भी, MnO2 वाला, CRO। यहां नहीं पूछेगा बट ये डी ब्लॉक में पूछेगा ये चीज। CRO, Cr2O3, CrO3। CRO क्या हो गया, बेसिक, Cr2O3 एम्फोटेरिक, CrO3 एसिडिक। तो कहीं ना कहीं लर्न करना है, बट अभी नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक, इंटरमीडिएट एम्फोटेरिक, और ये एसिडिक। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट छोड़ दो। डायगोनल रिलेशनशिप किसका होता है, लिथियम मैग्नीशियम का, बेरिलियम एल्यूमिनियम का, बोरॉन और सिलिकॉन का। ये पी ब्लॉक में ज्यादा आएगा कि क्या क्या रिलेशन होता है। जैसे लिथियम मैग्नीशियम दोनों नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, Li3n Mg3n2। बेरिलियम एल्यूमिनियम दोनों का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, एक जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है। ये क्यों एक जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है, ये पूछता है, लिख लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चार्ज डेंसिटी, मतलब दोनों का चार्ज बाई साइज रेशियो लोगे तो उतना ही होगा। बेरिलियम पे 2+ चार्ज होगा बट उसका साइज छोटा होगा। एल्यूमिनियम का 3+ चार्ज होगा बट उसका साइज जैसा भी होगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट सेम चार्ज बाई साइज रेशियो आता है। क्लियर? अभी तुम लोग पूरा अटेम्प्ट करके आ जाओ। अब मुझे बताओ डाउट के लिए कब टाइम चाहिए तुम लोग।